नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश चंद्र मिश्र आप लोगों का हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 हिंदी कृतिका से अंतिम पाठ माटी वाली पढ़ाने जा रहे हैं। इस पाठ में विस्थापन की समस्या पर आधारित माटी वाली स्वतंत्र भारत के विकास पथ पर आगे बढ़ने और आदमी की पीड़ा से संबंधित कहानी है। बड़ी बड़ी योजनाएं किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए बहुत अनिवार्य होती हैं या ज़रूरी होती हैं, पर उसकी बलि वेदी पर न जाने कितने निरीह कमज़ोर प्राणी को स्वयं को मिटना पड़ता है। उनकी पीड़ा को कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता। यह माटी वाली कहानी एक हरिजन बुढ़िया की है जो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के पास एक गांव में रहती है और मट्टी बेचकर अपना गुजारा करती है। आइए इस कहानी का सारांश देखते हैं। माटी वाली सारे टिहरी शहर में जगह जगह घूमकर लाल मिट्टी बेचती है। उस मिट्टी को बेचने के लिए वो सारे नगर में जाती है। नगर में कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां लाल मिट्टी न बेचने वो जाती हो। सारे टिहरी वासी उसे बरसों से जानते पहचानते हैं। उसको नहीं, उसके कनस्तर तक को भी पहचानते हैं। कोई बुढ़िया अगर सर पे कनस्तर रख कर आती है तो समझ जाते हैं कि वही माटी वाली आ रही है। सारे टिहरी वासी उसे बरसों से जानते थे, क्योंकि हर घर में चूल्हे के लिए लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। हर बार खाना पकाने के बाद मिट्टी से ही चूल्हा पोता जाता है। सारे क्षेत्र में रेतीली मिट्टी पाई जाती है, उससे चूल्हे पर लिपाई नहीं हो सकती, इसलिए लोग लाल मिट्टी खरीदते थे। लोग इस मिट्टी को अपने घरों में गोबरी लिपाई में भी प्रयोग करते थे। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी खोली में पहुंचकर मिट्टी वाली हरजन बुढ़िया अपने सिर पर रखे मिट्टी से भरे कनस्तर को नीचे उतारा है। कनस्तर पर कोई ढक्कन नहीं रखती है। ढक्कन को काटकर बाहर फेंक देती, क्योंकि वह मिट्टी भरने और खाली करने में रुकावट का काम करता था। घर की मालकिन ने मिट्टी वाली को मिट्टी का कनस्तर कच्चे आंगन में एक कोने उड़ेलने के लिए कह दिया। उसने मिट्टी वाली को खाने के लिए 2 रोटियां भी दी। उसने एक रोटी तो अपने सिर पर रखे डिल्ले या बेड़ुई में को खोलकर उसमें लपेट लिया और दूसरी रोटी घर की मालकिन के द्वारा दी गई पीतल के गिलास में चाय के साथ खा गई। चाय के साथ रोटी खाते हुए उसने कहा कि चाय तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर साग होता तो और अच्छा होता। मालकिन ने कहा कि भूख तो अपने आप में एक साग ही होती है। सामान्य बातचीत में घर की मालकिन ने उसे बतलाया कि चाहे बाकी लोगों ने अपने घरों की पीतल, कांसे, तांबे के बर्तन को बेचकर स्टील और चीनी मिट्टी के बर्तन भले ही खरीद लिए हैं, पर वह अपने पूर्वजों की मेहनत से खरीदे बर्तन को नहीं बेचना चाहती। मालकिन उसे पुरानी चीज़ों के प्रति अपने मोह को बताई। अब वह सोच कर परेशान थी कि अब जब टिहरी बांध के कारण यह जगह उसे छोड़कर जाना पड़ेगा तो वह बुढ़िया क्या करेगी। मिट्टी वाली वहाँ से दूसरे घर में गई, जहाँ उसे अगले दिन मिट्टी लाने के लिए आदेश मिला था। वहाँ भी उसे 2 रोटियां और मिल गई, जिन्हें उसने अपने कपड़े में दूसरे छोर पर बांध लिया। लोग नहीं जानते कि उसने रोटियां अपने साथ ले जाने के लिए क्यों बांधा, क्योंकि घर में उसका इंतज़ार बुढ़ा कर रहा था, जो आँख से अंधा था और चल फिर भी नहीं पाता था। वह घर की दहली पर, दरवाजे पर बैठा उसका राह जोहता रहता है। जब उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है तो वह कहता है कि बुढ़िया आ गई। वह रोटी का इंतज़ार कर रहा होता है। आज तो उसे खाने के लिए 3 रोटी मिल जाएगी, जिन्हें देखकर वह प्रसन्न हो जाएगा। उसका गांव टिहरी शहर से दूर था। तेज चलने पर भी 1 घंटा लग जाता है। वह हर रोज़ अपने घर से मिट्टी खाने
माटा खाना जहाँ से मिट्टी उठाई जाती है से मिट्टी खोदने जाती है, फिर वहाँ से उसे सिर पर रख कर दूर नगर में बेचने जाती है। उसके पास अपना कोई झोपड़ी या ज़मीन नहीं है, वह तो ठाकुर की ज़मीन पर झोपड़ी बनाकर रहती थी। उसके बदले उसे कई काम बेगारी भी खटने पड़ते थे। ठाकुर साहब के यहाँ बेगारी काम करना पड़ता था। माटी वाले ने रास्ते में एक पाव प्याज खरीदे ताकि वह बुढ़े को आज रोटी के साथ तले हुए प्याज दे सके। उसका बुढ़ा बहुत कमज़ोर हो चुका है, आँख से उसे दिखाई भी नहीं पड़ता, अब ज़्यादा दूर चल फिर भी नहीं पाता। अब तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 रोटी ही खा सकता है। वह अपनी झोपड़ी में पहुंची। रोज की तरह आज उसका बुढ़ा आहट सुनकर चौंका नहीं, न तो उसे पुकारा ही। माटी वाली घबरा कर उसे छू कर देखा तो पता चला वह सदा के लिए जा चुका था। अब उसे किसी रोटी की आवश्यकता नहीं थी। टिहरी बांध के पुनर्वास के साहब ने, इंजीनियर साहब ने उसे बता दिया था कि अब वहाँ पानी भर जाएगा। उसके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, उसके रहने खाने के लिए वहाँ कोई प्रबंध भी नहीं है। टिहरी बांध की 2 सुरंगें बंद कर दी गई है। शहर में पानी भर रहा है। सारे शहर में आपाधापी मच गई है। लोग वहाँ से भागने लगे। सबसे पहले पानी में शमशान डूब गए। शमशान बस्ती से दूर होते हैं इसलिए शमशान डूबने लगे। मिट्टी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर हर आने जाने वालों से बस यही कह रही थी, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए अर्थात गरीब आदमी के रहने का स्थान नहीं उजाड़ना चाहिए। कुछ प्रश्न इस पर आधारित हैं, आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर भेजिए। शहरवासी सिर्फ माटी वाले को नहीं, उसके कनस्टर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। आपकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब लोग पहचानते थे? भागीरथी और भीलांगना नामक 2 नदियों के तटों पर बसे टिहरी शहर की मिट्टी पूरी तरह से रेतीली थी, जिससे चूल्हे की लिपाई नहीं हो पाती थी। शहर के हर घर में सुबह शाम चूल्हा जलता है और हर बार उसकी लिपाई पुताई के लिए लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। और माटी वाली एक हरिजन बुढ़िया है जो घर घर जाकर लाल मिट्टी दे आती है। उसका कनस्तर ऊपर से कटा हुआ है ताकि मिट्टी भरने और निकालने में कोई परेशानी न हो, और वह अकेली ही बुढ़िया थी जो मिट्टी देती थी। इसलिए लोग उसे दूर से ही, मट्टी वाली को ही नहीं उसके कनस्तर को ही पहचानते थे। माटी वाली के पास अच्छे बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय ही नहीं था। इसलिए ज़्यादा समय नहीं था क्योंकि उसका गांव टिहरी नगर से थोड़ा दूर था। वहां पहुंचने के लिए कम से कम 1 घंटा समय अवश्य लगता है। और मट्टी खाने से मट्टी खोद कर उसे शहर तक ले जाती थी, बेचती थी। बेचने के बाद जो उसे पैसे मिलते थे उससे शहर में कुछ खरीदती थी, खरीद कर घर लाती थी और बूढ़े के लिए कुछ भोजन पकाती थी और दोनों लोग खाते थे। तब तक दिन समाप्त हो जाता था, थक मादी थी, सो जाती थी। यही उसका दिनचर्या था। इसलिए उसे अपने अच्छे बुरे भाग के बारे में सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता था। भूख मीठी की भोजन मीठा, इसका आशय ये है कि अगर भूख लगी रहती है तो चाहे जैसा भोजन रहता है, ताज़ा रहे या बासी भोजन रहे, वह भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। अगर भूख नहीं लगी है तो कितना भी सुंदर स्वादिष्ट भोजन हो वो उतना अच्छा नहीं लगता। अगला प्रश्न, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त करिए। आज भी बहुत से घरों में पीतल, कांसे, तांबे के बर्तन पड़े हैं जिसे उस ज़माने में पहले लोग खरीदा करते थे, जिसमें खाने से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। आज लोग लोहे के, शीशे के और स्टील के बर्तनों में भोजन करते हैं। लेकिन माटी वाली जिस घर में माटी पहुंचा रही थी उसकी मालकिन के घर
पीतल के गिलास में उसे चाय दिया और वो बताई कि मुझे अभी भी अपने पुरखों से बहुत लगाव है, इसलिए मैं उनके प्रेम के कारण ही इस बर्तन को बदल कर और अपने घर में शीशे और उसके बर्तन, स्टील के बर्तन नहीं खरीदती हूँ। अंतिम प्रश्न, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? यह बताता है कि वह कितनी निर्धन है, कितना भावग्रस्त है, कितनी असहाय है। उसका पति अंधा है, कमज़ोर और बूढ़ा है, अशक्त होने के कारण वह काम नहीं कर सकता, इसलिए माटी वाली को जी तोड़ शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी पेट भर वह कमा नहीं पाती है। अगला प्रश्न, माटी वाली आज बूढ़े को कोरी रोटी नहीं देगी। इसका अर्थ यह है कि माटी वाली ने सोचा कि 4 रोटी तो आज मिल गए, एक खा ली हूँ, 3 रोटी मैं रखी हूँ, और अगर थोड़ा सा प्याज पैसे मिले हैं, प्याज खरीद लूँगी तो आज उसे कुछ भरता वगैरह बनाकर दे दूँगी। तला हुआ प्याज के साथ रोटी खाएगा तो बूढ़ा कितना खुश हो जाएगा। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। इसका अर्थ है गरीब आदमी के पास रहने और सिर छिपाने के लिए अपना कोई सहारा नहीं होता, कुछ भी तो नहीं होता है जिसे वह अपना कह सके। शमशान ही एक ऐसी जगह है जहाँ मरने के बाद उसे जगह मिलती है, चाहे अपने वहाँ छोड़ जाएं या पराए। ऐसा नहीं होता कि गरीब की लाश सदा के लिए वहीं पड़ी रहती है जहाँ वह मरा हो। माटी वाली का बुढ़ा मर गया, उसे शमशान में जगह मिली, चाहे मिट्टी वाली के पास पैसे नहीं थे, पर जब जब टिहरी में पानी भरने लगा तो सबसे पहले पानी में शमशान डूब गई। माटी वाली को लगा अब तो उसे वहाँ भी स्थान नहीं मिल पाएगा, इसलिए उसने अपने हृदय की व्यथा को व्यक्त करते हुए कहा, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद का अर्थ होता है कि एक छोटा सा लेख लिखिए। विस्थापन, अपना घर या स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाके बस जाना। थैंक यू। इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ। अगले पाठ में फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।